Hello everyone, welcome to our channel, and today we are continuing the series of Insight IS Daily Current Affair of 28th of September 2020. And regarding the 27th September, okay, the section of 27th September has not uploaded by Insight IS, so most probably whenever they do not upload the particular content of that date, they used to cover that particular section in next day. Okay, so most probably most of the news from 27th of September are being covered in this section of 28th of September. So let's begin with our today's discussion of 28th of September 2020 Inside IS Daily Current Affair. And the topics that we are going to discuss today, there are 5 topics from the mains point of view, and there are 10 topics from the prelims point of view. So let's begin with our first topic, and this topic is from GS2 paper, that is statutory, regulatory and various quasi-judiciary bodies. So the first news is National Cooperation Development Corporation, that is NCDC. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ दैट कि NCDC, ओके, ठीक है, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, ठीक है, रिसेंटली क्या किया है, एक सैंक्शन किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फंड का ऑफ रुपीज़ 19444 करोड़, ठीक है, टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है, इन 3 स्टेट को उन्होंने फ़ंड के लिए मतलब इतने पर्टिकुलर अमाउंट का फ़ंड का जो इंस्टॉलमेंट है उसको सैंक्शन कर दिया है. किसके लिए ये फ़ंड दिया गया है? फॉर द खरीफ पैडी प्रोक्यूरमेंट अंडर द मिनिमम सपोज प्राइस ऑपरेशन. ओके, जो हमें पता है कि मिनिमम सपोज प्राइस होता है, ठीक है, उसके ऑपरेशन के अंडर में जो खरीफ क्रॉप है या खरीफ पैडी है उसके प्रोक्यूरमेंट के लिए ये जो अमाउंट है या फंड है सैंक्शन हुआ है. अभी हम जानते हैं कि NCDC क्या है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कॉपरेशन क्या है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी कॉपरेशन है, ठीक है, जो सेटअप हुई थी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉपरेशन एक्ट, ओके, 1962, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई थी. हमें जैसे पता है कि स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, कोई भी जो बॉडी है अगर वो किसी एक्ट से फॉर्म होती हो तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है. अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि दे आर planning and promoting program for production, process, marketing, storage, export and import of agriculture produce, foodstuff, industrial goods, livestock and the certain other notified commodities and services on cooperative principles. Okay, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये कोई फूड स्टफ हो या कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, इन सब का जो प्लानिंग एंड प्रमोशन रिलेटेड प्रोग्राम्स है, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन रिलेटेड केस हुआ, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, तो इन सारों का जो है काम जो है वो NCDC देखता है, ठीक है. उसके साथ साथ दे ऑल्सो यूज टू नोटिफाई, ठीक है, वो नोटिफाई करते हैं इस कमोडिटीज़ के सर्विस को ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है. NCDC is a major financial institute of a cooperatives and has started mission Sahakar, okay, 2022 which aim to double the farmer income by 2022, ठीक है, तो फार्मर इनकम को डबल करने के लिए उन्होंने एक मिशन भी स्टार्ट किया है, ठीक है. The next news is from the statutory, regulatory and various quasi-judiciary bodies. Same topic से news है. NPPA cap price of a liquid medical oxygen and a medical oxygen cylinder. तो रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है, ठीक है, इन द कंट्री एट अ रीजनेबल प्राइस admits the COVID-19 pandemic, the National Drug Principal Regulator, National Pharmaceutical Price Authority has capped the price of a medical oxygen cylinder and liquid मेडिकल ऑक्सीजन फॉर 6 मंथ. तो ठीक है, कैप मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो हो उस पर उसकी जो प्राइस है उसमें मतलब उसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि कैप कर दिया है, ठीक है. तो ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी जो प्राइस को कैप कर दिया है फॉर द 6 मंथ, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था. द रिलेटेड प्रोविजंस देखे जाए तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेलीगेटेड पावर अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 फर्स्ट ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 to NPPA to tackle
take all necessary steps to immediately regulate the availability and the pricing of a liquid medical oxygen and medical oxygen cylinder। ठीक है, अभी ये जो NPPA, ठीक है, नेशनल जो फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने जो कैप लगाई है, ठीक है, उनको ये पावर कहाँ से मिली? तो ये पावर मिली है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, ठीक है, उसके क्लॉज के अकॉर्डिंग इनको ये पावर मिली है। ठीक है, ये रेगुलेट कर सकते हैं जो भी प्राइस है, ठीक है, या अवेलेबिलिटी है पर्टिकुलर लिक्विड ऑक्सीजन का, ठीक है, उसके और सिलेंडर्स का भी। ठीक है, और ये कौन पावर्स देता है? पावर इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ऑक्सीजन इंस्टॉलेशन मेडिकल गैस इज अ शेड्यूल फॉर्मुलेशन कवर्ड अंडर द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकल। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन इनहेलेशन, ठीक है, ऑक्सीजन जो गैस है, ठीक है, उसका जो है उसका मेंशन है नेशनल लीस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकल में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि नेशनल लीस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकल क्या है। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ अ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 ओनली द प्राइस ऑफ अ ड्रग्स दैट फिगर इन द नेशनल लीस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय द रेगुलेटर द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो जो नेशनल लिस्ट होती है, ठीक है, ऑफ इसेंशियल मेडिकल्स, ठीक है, ये जो होती है वो मॉनिटर की जाती है बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी थ्रू। और ये जो है, ठीक है, जो ये लिस्ट है, ठीक है, तो इसमें जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए गए रहते हैं, ठीक है, उसकी जो प्राइस वगैरह है, वो सारा जो प्रोविज़न है वो डील करता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 से। ठीक है, इसेंशियल मेडिकल्स, अभी इसेंशियल मेडिकल्स क्या होती है? ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी मतलब जो सेटिस्फाई करती है जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर की नीड्स है, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करती है रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन। ओके, द प्राइमरी पर्पज ऑफ NLEM is to promote rational use of a medicines considering the three important aspect, that is cost, safety and efficiency। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेक्ट को फुलफिल करने का मेन जो एम है इसका है। ठीक है, जो नेशनल लिस्ट होती है इसेंशियल मेडिसिन की उसका। ठीक है, और जो पैराग्राफ 9 है, ठीक है, पैराग्राफ 9 किसका? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, 2013 का, डील करता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस ड्रग्स प्राइस अंडर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस। जैसे हम जानते हैं अभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस आए, तो ये जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है जो पर्टिकुलर प्राइस है किसी भी ड्रग्स की या मतलब किसी भी मेडिसिन की, उसकी इंक्रीज और डिक्रीज में ये जो एक्ट है वो डील करता है, ये जो ऑर्डर। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अ प्राइस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, द रोल ऑफ NGO, SHG, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटर्स, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर। ठीक है, अभी इनकी न्यूज़ क्या है? स्वीट सेलर नीड टू डिस्प्ले अ बेस्ट बिफोर डेट फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑर्डर FSSAI। ठीक है, तो हमें पता है कि जो FSSAI दैट इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने गाइडलाइन रिलीज़ की है जहाँ पे जो स्वीट सेलर होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो स्वीट्स जैसे मिठाई वगैरह सेल करते हैं, ठीक है, स्वीट मतलब जो भी सब्सटेंस स्वीटी होता है उनको जो सेल करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि बेस्ट बिफोर द डेट, कुछ पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितने टाइम तक अच्छा है, ठीक है, बेस्ट बिफोर द डेट उनको 1 अक्टूबर से उनको जो है डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, एज़ पर द न्यू गाइडलाइंस, अभी गाइडलाइंस में क्या नोटिफाई किया है? जो नॉन पैक्ड फूड होते हैं, ठीक है, नॉन पैक और लूज स्वीट्स, ठीक है, तो उन द कंटेनर ट्रे होल्डिंग स्वीट, ठीक है, तो जो भी कंटेनर उस स्वीट को होल्ड करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ सेल, उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा बेस्ट बिफोर डेट। उनको जैसे हमारे यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है, कितने दिन तक मतलब एक्सपायर हो जाएंगे, उस टाइप का बेस्ट बिफोर द डेट, मतलब उस पर्टिकुलर स्वीट को या कोई भी जो नॉन पैक्ड स्टफ़ है, ठीक है, तो उसको हम कितने टाइम तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट कितने दिन तक रहेगा वो उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो ऑर्डर है वो इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2020। ठीक है, द फूड बिजनेस ऑपरेटर माइट ऑल्सो डिस्प्ले द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ नॉट मैंडेटरी हाउएवर। ठीक है, उनको ये जो है, ठीक है, बेस्ट बिफोर द डेट वो मैंडेटरी है, पर अगर जो है फूड जो बिजनेस ऑपरेटर है, ठीक है, तो उनको किस दिन को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया वो डिस्प्ले करने का मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि
the FBO shall decide and display the best before date of a sweet depending upon the nature of a product and the local condition. ठीक है, while they are deciding, ठीक है, the best before date, or they are allotting the best before date, at that time they should depend, or they should consider the factors such as the nature of a product and a local condition. Food safety commission should ensure the compliance. ठीक है, फूड सेफ्टी कमीशन भी इंश्योर करेगी. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो डिसीज़न लिया गया है, ये हमें जैसे जानते हैं कि मोस्टली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, जैसे हम जानते हैं मोस्टली फेस्टिवल सीजन में क्या होता है, जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी एंड अडल्ट्रेशन ऑफ अ स्वीट, ठीक है, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, ठीक है, मिलावट स्वीट्स में ज़्यादा बढ़ जाती है फेस्टिवल सीजन में. इसकी वजह से उस टाइम पे जो कंप्लेंट्स जो है, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, जिसके वजह से अगर ये जो मैटर्स है, ठीक है, ये अगर जो इम्प्लीमेंट किया गया ये गाइडलाइंस, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है, ये क्या रेगुलेट करेंगे कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, जो भी कंज्यूम करने वाला है स्वीट, उनको एक फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाएंगे कि लोगों को एक फ्रेश प्रोडक्ट मिल पाए. ठीक है, अभी अबाउट द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी ये क्या है, एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की थी अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006. ओके, 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक बॉडी है जो सेटअप हुई है. ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंडर में ये एडमिनिस्टर की जाती है. ठीक है, FSS एक्ट, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है, ठीक है, 2006 का, to consolidate various act and order that had earlier handled food रिलेटेड इशू इन वेरियस मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट. ठीक है, ये जो एक्ट है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारा मतलब जो दूसरे एक्ट से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल करते थे या मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं, उसका सबका कंसोलिडेशन है. ठीक है, अभी कौन से एक्ट है इसमें इंक्लूड, तो वो है प्रिवेंशन ऑफ अ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट एक्ट 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992. ठीक है, इतने सारे एक्ट्स, मतलब 6 एक्ट्स हैं. ठीक है, अभी कुछ गोल्डन रूल्स भी दिए हैं यहाँ पे. ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी. अगर आपको पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हो. ठीक है, कुछ गोल्डन मतलब रूल्स दिए हैं कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, और जो FSSAI है, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है इंडिया की, उनका एक ऐप भी है. ठीक है, हम उससे भी उनकी जो डिटेल है उनके बारे में वो भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, the role of NGO, SHG, various groups and association, donor, charities, institution and other stakeholders. ठीक है, the news is related to the uniform code of pharmaceutical marketing practices. ठीक है, तो कुछ जो डॉक्टर्स फॉर इथिकल हेल्थ केयर, ठीक है, उनके जो अलायंस है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ इथिकल हेल्थ केयर हैज़ एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट ओवर द रिसेंट रिप्लाई ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर in parliament that there is no decision yet to make the uniform code of a pharmaceutical marketing practices mandatory. तो ठीक है, तो जो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र हैं, उन्होंने जो डिसीज़न दिया है इन द केस ऑफ अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस को मैंडेटरी के रिलेटेड जो भी एक उन्होंने डिसीजन दिया है, जिस के वजह से जो अलायंस ऑफ अ डॉक्टर फॉर इथिकल हेल्थ केयर है, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया है. अभी ये क्या है, डिमांड क्या है, और यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट इज़ द डिमांड नाउ, द अलायंस हैज सेड दैट UCPMP, दैट इज़ यूनिवर्सल कोड ऑफ pharmaceutical marketing practice should be made mandatory to bring fairness and marketing of the drug as the industry has failed to comply with the code of a voluntary basis. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो यूनिफॉर्म कोड है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस का, उसको मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उन इंडस्ट्री ने जो ड्रग्स रिलेटेड जो भी मतलब फेयरनेस इन द मार्केट, मतलब उन्होंने जो फेयर एक मार्केट का होता है ड्यूरिंग द ड्रग्स, मतलब जो भी ड्रग्स रिलेटेड फेयरनेस इन द मार्केट होता है. ठीक है, मतलब जो भी हो रहा है केस एक फेयर एंड
क्रिप्स वे में होना चाहिए, वैसा उन्होंने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द कोड ऑफ अ वॉलेंटरी बेसिस, ठीक है, जो कोड होता है वॉलेंटरी बेसिस का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे, ठीक है, इंडस्ट्रीज, जिसके वजह से जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस है उसको मैंडेटरी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कोड होता है, कोड ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस, ठीक है, वॉलेंटरी कोड क्या होता है, ठीक है। Voluntary code refer to the marketing, advertising, promotional, labor or environmental code of conduct that company and industry adopt purportedly to resist their corporate behavior than the public कंसिडर हार्मफुल और डैमेज, ठीक है। तो वॉलेंटरी जो कोड होता है वो जो रेफर क्या करता है, जो मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो या इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी कंडक्ट हो, ठीक है, कोड्स होते हैं उसको करता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्ट, उनका जो कॉपरेटिव बिहेवियर होता है रिलेटेड टू एनी मार्केटिंग रिलेटेड इशू, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करके, ठीक है, जो पब्लिक कंसर्न है उसको इंक्रीज़ करने में ये वॉलेंटरी कोड हेल्प करता है, ठीक है। अगर वो पब्लिक का कंसर्न कंसिडर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये पब्लिक को हार्मफुल भी होगा और डैमेजिंग भी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत प्यारी डेफिनेशन भी दी है, वॉलेंटरी कोड आर द कोड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड द अदर अरेंजमेंट दैट इन्फ्लुएंस, शेप, कंट्रोल और सेट अ बेंचमार्क फॉर द बिहेवियर इन द मार्केट प्लेस। इट इंकरेज कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट देमसेल्फ इन द वे दैट बेनिफिट बोथ देमसेल्फ एंड द कम्युनिटी, ठीक है। तो जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो वॉलेंटरी कोड्स को फॉलो करने के बाद वो इस तरीके से काम करेंगे इन द फैक्ट दैट दे शुड बी बेनिफिट बोथ टू देमसेल्फ एज वेल एज टू द कम्युनिटी, ठीक है। हमने ये देख लिया वॉलेंटरी कोड क्या होता है, ठीक है। अब क्या दिया है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल जो कोड है, ठीक है, उसके बारे में देखते। तो इट इज़ अ वॉलेंटरी कोड इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल रिलेटिंग टू द मार्केटिंग प्रैक्टिस फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड एज वेल एज अ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो कोड है जो इशू किया गया है, एक वॉलेंटरी कोड बोल सकते हैं, ठीक है, जो इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो रिलेट करता है जो भी इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है या मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड जो कंपनीज़ है उनको, ठीक है, इन सारी की जो प्रैक्टिस रिलेटेड जो मार्केटिंग प्रैक्टिस है उन सब का रिलेटेड ये कोड है, ठीक है। तो अभी ये अप्लीकेबिलिटी किसको है, एट प्रेजेंट जो UCPMP है कोड इज़ अप्लीकेबल ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अभी रिसेंटली किस किस को अप्लीकेबल है वो देखते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनीज सच एज डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ठीक है, इन सबको ये फिलहाल में अप्लीकेबल है, ठीक है, इन सबको अप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज की फीचर्स एंड द प्रोविजन। अभी की फीचर्स एंड प्रोविजन क्या है, तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है या जो भी एजेंट होता है, ठीक है, उनको किसी भी टाइप का, ठीक है, no gift or precautionary advantage or the benefit any kind be supplied, offer or promise to the person qualified to prescribe or supply drugs, ठीक है। तो जो भी पर्सन है जो प्रिस्क्राइब करता है ड्रग्स या सप्लाई करता है ड्रग्स का, ठीक है, एट अ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और एनी एजेंट, तो उसको कुछ पर्टिकुलर एडवांटेज नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, कुछ गिफ्ट हो या कुछ एडवांटेज हो या कुछ ऑफर्स हो या कुछ प्रॉमिस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये की फीचर है। सेकेंड है रिगार्डिंग टू द ट्रैवल फैसिलिटी, सेकेंड रिलेटेड है ट्रैवल फैसिलिटी, ठीक है। जो UPCMP कोड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो प्रोहिबिट करता है जो ट्रैवल फैसिलिटीज़ हैं इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड, इंक्लूडिंग रेल हो, जो भी ट्रैवल फैसिलिटी हो, आइदर बाय एनी वेज टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड देयर फैमिली मेम्बर फॉर द वैकेशन और अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो जो ट्रैवल फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, तो ये सबको भी ये जो नया कोड है वो प्रोहिबिट करता है, ठीक है। द नेक्स्ट है द कोड ऑल्सो प्रोवाइड दैट फ्री सैम्पल ऑफ अ ड्रग शाल नॉट बी सप्लाई टू एनी पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड टू प्रिस्क्राइब सच प्रोडक्ट, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को जो क्वालिफाइड नहीं है फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, फॉर गिविंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उनको कुछ भी जो फ्री सप्लाई होता है ड्रग्स का, ड्रग्स इट मीन्स दैट इज़ मेडिसिनल ड्रग्स, ओके, मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है, उन टाइप का जो है प्रोडक्ट को जो है सप्लाई के लिए उनको मतलब कुछ भी जो फ्री सैंपल है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है।
जहाँ पे कुछ डेट्स दी हैं। जैसे दिसंबर 2014 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था फर्स्ट टाइम जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस है, जो प्रिपेयर की है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फॉर द वॉलेंटरी कंप्लायंस बाय द इंडस्ट्री ऑफ 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ के लिए, ठीक है। और स्टार्ट होने वाला था जनवरी 2015 को, जून जनवरी 15 को इसको एक्सटेंड किया गया, और 2 मंथ्स के लिए सितंबर 15 को 2015 को फिर से एक्सटेंड किया गया एट द एंड ऑफ 2015, ठीक है। और दिसंबर 2015 को फिर से क्या हुआ, उसको फिर से ये जो कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड किया गया, वॉलेंटरी जो कोड है उसको एक्सटेंड किया गया मार्च 2016 को, ठीक है। एंड मार्च 2016 को फिर से क्या हुआ, वॉलेंटरी कोड एक्सटेंडेड फॉर अगेन 3 मंथ, ठीक है, इसका एक्सटेंशन होते ही गया, ठीक है। अभी जून 2016 को इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड, एंड 2017 को क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी कोड अंडर द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उन्होंने सोचा कि एक मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मैंडेटरी कोड होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली 2017 में क्या हुआ, एक फाइनल ड्राफ्ट आया, नाउ कॉल इसेंशियल कमोडिटी कंट्रोल ऑफ अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन द मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स ऑर्डर 2017 सेंट टू द लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये एक फाइनल ड्राफ्ट जो है 2017 में आ गया, ठीक है, जो कंटेन करता है जो इसेंशियल कमोडिटीज़ कंट्रोल एंड अनइथिकल प्रैक्टिस होती है इन केस ऑफ मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, उसको एंड सेंट टू द लॉ मिनिस्ट्री, एंड दिस लॉ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने आइडिया जो है, ठीक है, रिजेक्टेड द आइडिया पुटिंग इट अंडर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। ये जो है अनइथिकल प्रैक्टिसेस जो होती है मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स के, तो ये जो ऑर्डर है, ठीक है, उसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में प्लेस करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। और करंट स्टेटस देखा जाए तो ये अभी जो है ये जो इशू है, ठीक है, वो कंसिडर किया जाता है इन द नीति आयोग, ठीक है। The next one is a GS3 paper issue related to the direct and indirect farm subsidies and minimum support price, public distribution system, objective functioning, limitation, revamping, issues of a buffer stock and a food security, technology mission in economy and animal rearing, ठीक है। The topic, the news is द 3 फार्मर बिल एंड द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग देम। जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी बार हमने इसके पहले भी न्यूज़ में ये डिस्कस कर दिया, मैंने भी काफ़ी बार ये टॉपिक कवर कर दिया, फिर से आज न्यूज़ में फिर भी मैं आपको डबल से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, हम जैसे जानते हैं कि जो फार्मर बिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी, लूप होल्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अभी कौन से बिल्स हैं, ठीक है, 3 बिल्स कौन से हैं वो देखते हैं। तो 3 बिल कौन से हैं, एक है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ अ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है। तो ये 3 कॉन्ट्रोवर्शियल जो बिल्स है, ये 3 है, ठीक है। अभी जनरल एंड कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म, अभी जनरल कंसर्न और क्रिटिसिज्म देखे जाए इन बिल्स के, तो ये जो बिल्स है ऐसा मानना है कि ये एंटी फार्मर है, ठीक है, विच विल नॉट ओनली रिजल्ट इन रिडक्शन क्रॉप प्राइस फॉर द फार्मर एंड अंडरमाइन सीड सिक्योरिटी इवन फर्दर, ठीक है। तो ये जो बिल्स है बहुत ज़्यादा एंटी फार्मर है ऐसा मानना है, और ये कहीं ना कहीं ये जो क्रॉप की प्राइस है, ठीक है, जो फार्मर को मिलनी चाहिए उसको भी डिक्रीज़ करेंगे, उसके साथ साथ जो सीड सिक्योरिटी का इशू है उसको भी अंडरमाइन करेंगे, मतलब उसको भी अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, ऐसे इनका मानना है, ठीक है। ऐसे जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, जो फूड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, विल बी इरोड एज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एलिमिनेटेड, ठीक है। तो बहुत ये जो बिल्स है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर बिल्स के प्रोविजन बताऊंगी, पर एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन से क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी का इशू है वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा अगर ये तीनों बिल इंप्लीमेंट हो गए। तो ये बिल जो है वो कोऑपरेटिव कंट्रोल ऑफ इंडियन फूड एंड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, ये बिल मोस्टली जो प्रमोट करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं, जो कोऑपरेटिव कंट्रोल होता है फॉर इंडियन गुड्स एंड फार्मिंग सिस्टम। दे विल ऑल्सो इंकरेज होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इन एडिशन टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ अ फार्मर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो ब्लैक मार्केटिंग है या होर्डिंग है एंड जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ेंगे, जो भी एक्सप्लोटेशन होगा वो इन बिल
को इम्प्लीमेंट होने के बाद फेस किया जाएगा, ऐसा इनका मानना है, मतलब क्रिटिसिजम्स है, ठीक है। द बिल ऑल्सो लैक एज अश्योरेंस अबाउट मिनिमम सपोज प्राइस। तो जैसे हम जानते हैं कि मिनिमम सपोज प्राइस फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ही अगर बिल इम्प्लीमेंट हो गए तो जो मिनिमम सपोज प्राइस का एक अश्योरेंस रहता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हर एक बिल्स के क्या प्रोविज़न है और क्या इश्यूज़ है। तो सबसे पहला बिल है इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो की प्रोविजंस देखे जाए, इट अलाउज फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई एंड स्टॉक limit of a certain specified agriculture produce under extraordinary circumstances such as an extraordinary price rise and natural calamities of a grave nature, ठीक है। तो ये इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल में क्या किया है कि जो भी सप्लाई होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उस सप्लाई के मतलब एक स्टॉक के लिमिट लगी जाएंगी, ठीक है, सप्लाई एंड द स्टॉक लिमिट को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है, इस बिल के अकॉर्डिंग या इस न्यू प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। जो भी हम जानते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर जो स्टॉक का सप्लाई है उसमें एक लिमिट लगाई जाएंगी, ठीक है। अभी इशू क्या है, एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट विल बी बेस्ड ऑन द प्राइस टिगर, ठीक है। तो जो भी स्टॉक लिमिट लगाई जाएंगी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बेस करेंगे प्राइस टिगर को, ठीक है। प्राइस टिगर्स मतलब हम बोल सकते हैं, ट्रिगर मतलब क्या होता है, ट्रिगर होता है कि सडनली कुछ भी इमीडिएट चेंज आ जाना, ठीक है। तो अगर इमीडिएट चेंज आ गई प्राइस की मतलब किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी स्टॉक की, ठीक है, प्राइस में, तो वो कहीं ना कहीं जो एक साउंड एक मार्केट सिस्टम होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड वन है कि इन केस ऑफ अ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओवर द इमीडिएट प्रिस्क्राइबिंग 12 month or a average retail price of a last 5 year whichever is a lower will be trigger for evoking the stock limit of such commodity, ठीक है। अगर हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस देखा जाए तो ठीक है, 100% क्या होगा, उसके प्राइस में इंक्रीज, जो रिटेल प्राइस होती है, ठीक है, जिसमें सेल किया जाता है रिटेलर, तो ठीक है, उस प्राइस में 100% इंक्रीज होगा कब, इमीडिएटली जब प्रिसाइडिंग 12 मंथ का, ठीक है, प्राइस जो होगा वो, और द जो एवरेज रिटेल प्राइस होगा फॉर लास्ट 5 ईयर, ठीक है, जो इन दोनों में से ये दो कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन, ठीक है, ये वाली एक कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन में से दो जो भी लोएस्ट प्राइस रहेगा, ठीक है, इसमें जो उस प्राइस को कंसिडर करके 100% इंक्रीज होगा इन द रिटेल प्राइस, और ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, इवोक करेगा द स्टॉक लिमिट फॉर अ सच कमोडिटीज़। सेकेंड दिया जाए कि फॉर अ नॉन परशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ द प्राइस टिगर विल बी 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस, ठीक है। तो ये नॉन परशेबल जो एग्रीकल्चर फूड स्टफ है, ठीक है, जो पेरिश नहीं होते जल्दी, तो वो उनके भी प्राइस में क्या होगा, 50% इंक्रीज होगा इन द रिटेल प्राइस कमोडिटी, ठीक है, ओवर द इमीडिएट प्रिसाइडिंग 12 month or the average retail price of a last 5 month which one is the lower, same condition for this, ठीक है। तो this stock limit regulation will not only applicable for the value change participant of any agriculture produce if their stock limit remain within their installed capacity, ठीक है। तो ये जो स्टॉक लिमिट का जो रेगुलेशन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट अप्लीकेबल जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस remain within the installed capacity. It will also not apply to the exporter if they can show demand for export, ठीक है। अगर किसी पर मतलब एक्सपोर्टर्स होते हैं, उन्होंने दिखाया कि उनकी डिमांड है इन द एक्सपोर्ट, उनके लिए भी ये जो स्टॉक लिमिट का जो प्राइस है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, जो जिन्होंने बताया कि उनका जो स्टॉक है इन द इंस्टॉल कैपेसिटी में है, तो उनके लिए भी अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये इशू जो कंसर्न में है इसेंशियल कमोडिटीज़ के न्यू बिल के अकॉर्डिंग, ये जो इश्यूज़ है ये कंसर्न में है। अभी नेक्स्ट बिल है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अभी की प्रोविज़न देखी जाए इस बिल के, तो जो क्लॉज 3 और 4 है इस बिल का, इट गिव्स द फ्रीडम टू द फार्मर टू इंगल्ड इन इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड इन एरिया आउटसाइड द APMC's मंडीज़, ठीक है, जो APMC's मंडीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसके बाहर भी जाके, ठीक है, आप जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, फार्मर्स को विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, दूसरे स्टेट में भी जाके वो बेच सकते हैं आउटसाइड देयर APMC मंडीज। नहीं तो हम जानते हैं कि जो फार्मर्स है, फार्मर मोस्टली APMC's मार्केट में ही जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनको एक पर्टिकुलर जो मिनिमम सपोज प्राइस होती है उनमें वो अपना जो स्टॉक है उनका जो भी, तो वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द कलेक्शन ऑफ एनी मार्केट सेस, ठीक है, तो जो भी APMC's है जो
दूसरे स्टेट में दे रहे हैं, इस टाइप में जो भी एक्स्ट्रा जो मार्केट सेस या मार्केट फीस जो लगती है वो भी इस एक्ट या बिल के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट करते हैं, ठीक है। एनी की प्रोविजन ऑफ द बिल इन क्लॉज 14, अभी क्लॉज 14 के बिल में क्या है, इट गिव्स एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द इनकंसिस्टेंट प्रोविजन ऑफ अ स्टेट एपीएमसीज एक्ट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो ओवरराइडिंग इफेक्ट्स होता है इनकंसिस्टेंट जो प्रोविजन से स्टेट एपीएमसीज एक्ट को, वो भी मतलब वो भी एक प्रोविजन है, इनकंसिस्टेंट प्रोविजन ऑफ ए स्टेट एपीएमसीज एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट का भी एक प्रोविजन है इन द क्लॉज 14, ठीक है। ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू फ्रेम रूल एंड रेगुलेशन अंडर द एक्ट, ठीक है। इस न्यू एक्ट मतलब जो बिल है अगर वो हो गया एक्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसमें इससे क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलेगी कि वो फ्रेम कर सकते हैं न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इश्यूज देखा जाए तो अगर, ठीक है, लोकल मार्केट डू नॉट फार्मर डू नॉट फाइंड एडुकेट डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट एट एमएसपी इन द लोकल मार्केट, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जो लोकल फार्मर्स है, ठीक है, लोकल फार्मर को क्या होगा, उनके जो पर्टिकुलर लोकल मार्केट है जहाँ पे वो मोस्टली पर्टिकुलर एमएसपी पे वो अपना जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो भी उनका जो बेचने का जो थिंग है वो वहाँ पे जो बेचते हैं तो उनकी जो प्राइस है, ठीक है, अगर एक ही स्टेट में अगर ए स्टेट है, ठीक है, ए स्टेट है और बी स्टेट है, इस फार्मर को अगर बी स्टेट का फार्मर आके यहाँ पे कुछ बेच रहा है तो यहाँ का जो लोकल फार्मर है, ठीक है, उसको उनके फार्मर या लोकल जो मार्केट है वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनका उसकी जो पर्टिकुलर एमएसपी है वहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड रहेंगी उस पर्टिकुलर एमएसपी पे वो भी नहीं रहेंगी। सिंस मोस्ट फार्मर आर जो देखा जाए तो जो भी मोस्ट ऑफ द फार्मर जो है एक स्मॉल और मार्जिनल लैंडलॉर्ड्स है, ठीक है, जिसके वजह से उनको एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि वो दूसरे स्टेट में जाए या इंटर स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन करे, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो भी वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जाने के लिए उनके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए भी उतना उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। ये भी इशू है कंसर्न के लिए, ठीक है। फोर्स टू हेंस दे विल फोर्स टू सेल, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे कि उनके जो लोकल मार्केट है वहाँ पे ही वो कम से कम प्राइस में बेच दे, ठीक है, दैन द एमएसपी, ठीक है, जो मिनिमम सपोज प्राइस फिक्स की है उसके कम प्राइस में वो बेच देंगे अगर उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं रहेंगी तो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन अ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, ठीक है। की प्रोविजन देखा जाए इट सिक्स टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो न्यू बिल है, ठीक है, तो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, तो ये किससे डील करता है, फ्रेमवर्क, इट डील्स विद द फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से डील करता है, ठीक है। ब्रॉड जो कंसर्न्स है इसमें देखा जाए तो द फर्स्ट प्रिंसिपल कंसर्न विद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज़ बीन रिगार्डिंग द निगोशिएशन पावर ऑफ अ टू पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये जो पहला कंसर्न है वो डील करता है कि जो भी दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में निगोशिएशन है उनके एक्सपेक्ट में ये डील करता है। इट सीम्स लाइकली द इंडिविजुअल फार्मर माइट नॉट, ठीक है, हम देखा जाए तो जो इंडिविजुअल फार्मर है उनके पास उतने पावर या इक्विपमेंट नहीं होते कि वो जो बिग कॉन्ट्रैक्टर है या बिग पॉकेट स्पॉन्सर है उसके प्राइस को, मतलब प्राइस रिलेटेड कुछ भी निगोशिएशन हो या कुछ भी इशू हो उसको डील करे, ठीक है। तो ये भी कंसर्न है, ठीक है, दैट इज द निगोशिएशन पावर ऑफ अ टू पार्टीज इन्वॉल्व। द सेकेंड कंसर्न क्या है, ठीक है, दैट द क्वालिटी पैरामीटर कैन बी म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द टू पार्टीज इन द एग्रीमेंट, ठीक है। जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो दोनों पार्टी के अकॉर्डिंग डील होने चाहिए, ठीक है। बट द क्वालिटी एक्सपेक्ट विल बिकम क्रूशियल व्हेन द फ्यू कोऑपरेटर ट्राई टू सर्च in a uniformity which might end up adversely impacting the already skewed agroeconomic इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द कंट्री, ठीक है। अगर जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी पैरामीटर है, दो पार्टी के बीच में डिसाइड होना चाहिए, बट अगर जो कॉपरेटिव है, ठीक है, जो कॉपरेट है, जो भी स्पॉन्सर है, हम जो भी सेकेंड जो पार्टी है, ठीक है, कॉपरेटिव पार्टी है, तो उनका क्या होगा, अगर उनका मोटिव चेंज हो गया, ठीक है, अगर उनका ज़्यादा फोकस होता है मोस्टली प्रॉफिट कंजर्विंग, प्रॉफिट इसमें, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे उनका अगर फोकस बढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं जो अभी वोलेटिलिटी है, ठीक है, जो भी अभी कंडीशन साउंड एक कंडीशन नहीं है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के में है तो वो भी कहीं ना कहीं हार्म हो जाएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फैक्ट फॉर फीलिंग्स वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 1980s बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड
टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इस साल की थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। साथ ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है, साथ ही एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का विद क्वालिटी कंसर्न कंसील ऑफ इंडिया, इनके साथ एक इनिशिएटिव है। इसका मेन क्या है, असिस्ट द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज टू continue to operate safely and thereby install confidence among the staff employed and the guest through the safety ऑफ द होटल्स, ठीक है। तो जो भी होटल्स है, ठीक है, उनको मतलब हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री से डील करता है, ठीक है, कोई भी गेस्ट हो, ठीक है, या कोई भी स्टाफ हो या कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, उनको प्रॉपरली मतलब ऑपरेट करे सेफली, ठीक है, जो भी है उनको मतलब प्रॉपरली हॉस्पिटलिटी दिखाए पर्टिकुलर गेस्ट्स के थ्रू गेस्ट को, ठीक है। तो वो डील करता है विद द इनिशिएटिव ऑफ अ साथी एप्लीकेशन, ठीक है। द नेक्स्ट इज द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड किसके नाम पे दिया है, को फाउंडर है डायरेक्टर ऑफ अ कंसील ऑफ अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, ठीक है। तो उनके जो वो जो डायरेक्टर थे, ठीक है, उनके नाम पे ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया गया जाता है, ठीक है, फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, जिनका जो भी पर्सन है, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनको दिया जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जो भी सिटीज़न, ठीक है, इंडिया का एंगेज होता है इन फील्ड ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, 45 ईयर तक उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उनको ये मतलब एलिजिबल है इस प्राइज़ के लिए, ठीक है। एंड जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों के लिए भी अप्लीकेबल हैं, ठीक है। एंड प्राइज इज अवॉर्डेड, अब अवार्ड किसको दिया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड थ्रू वर्क डन प्राइमरली इन इंडिया डूइंग द 5 ईयर प्रिसाइडिंग द ईयर ऑफ अ प्राइज, ठीक है, जो भी ईयर में उनको किसी पर्सन को प्राइज़ दिया जा रहा हो, उसके 5 साल पहले ही मतलब उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो, ठीक है, और जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहे हो, तो वो एलिजिबल है फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्राइज। अभी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे रोटेट करना पड़ा, मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग हो गया था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ प्लेस इन न्यूज़। अभी कौन सी एक प्लेस है, ठीक है, वो न्यूज़ में थी, नागारोन काराबख्श, ठीक है, एक रीज़न है, ठीक है, अजरबैजान, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि अजरबैजान हैज कैरी आउट एन एयर एंड आर्टिलरी अटैक ऑन नागरोनो काराबख्श, इस रीजन में उन्होंने एयर स्ट्राइक की है अजरबैजान ने। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये देखा जाए तो ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया है, तो ये जो एरिया है नागारो काराबख्श, तो ये कहाँ पे लाई करता है, इनसाइड द अजरबैजान, ठीक है, ये अजरबैजान जो स्टेट है, ठीक है, जो कंट्री है, तो वहाँ पे वो लाई करता है, बट वो हैंडल किया जाता है बाय द अर्मेनियन, ठीक है, जो इथिकल अर्मेनियन है उनके थ्रू हैंडल किया जाता है। इट ब्रोक अवे फ्रॉम अजरबैजान इन अ कॉन्फ्लिक्ट दैट, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, वो अजरबैजान ने लूज़ किया था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, 1991 में, ठीक है, सोवियत यूनियन के साथ, ठीक है, ब्रोक आउट एज अ सोवियत यूनियन। मतलब जो ये पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, मैं हाईलाइट करती हूँ, ये जो पार्ट है, इट ब्रोक आउट एज अ पार्ट एज अ सोवियत यूनियन कोलैप्स इन 1991, ठीक है। एंड दो द सीज फायर वॉज एंगेज, ठीक है, सीज फायर एग्री की थी 1994 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, फिर भी ये जो एयर स्ट्राइक है अजरबैजान ने की है, ठीक है। इस फिगर में बहुत अच्छे से दिया है कि जो येलो पार्ट है, ठीक है, आई विल ट्राई टू रोटेट माई फोन। सॉरी ये नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही बता दूंगी आपको, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा इशू हो रहा है मेरे फ़ोन में, मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से ना हो, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेस दिए हैं, ठीक है, हाईलाइट किया है कि कौन सा पार्ट अजरबैजान, ठीक है, जो येलो टेरिटरी येलो कलर का दिया है, ठीक है, वो टेरिटरी ऑफ अजरबैजान ऑक्यूपाइड बाय अर्मेनिया मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, ये जो येलो सेक्शन दिख रहा है आपको, तो ये जो पार्ट है येलो वाला पार्ट, तो वो जो पार्ट है वो जो कैप्चर किया है बाय द अजरबैजान ऑक्यूपाइड बाय अर्मेनिया मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। और जो बाद में ये ग्रीनिश थोड़ा पार्ट है वो टेरिटरी ऑफ अर्मेनिया ऑक्यूपाइड अजरबैजान मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, ये अर्मेनिया जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड है बाय द अर्मेनिया, ठीक है, ऑफ अजरबैजान
मिलिट्री फोर्सेस। बाद में जो रेड पार्ट दिया है, ठीक है, जो रेड सेक्शन है वो टेरिटरी ऑफ अ नागोर्नो कराबक्श ऑक्यूपाइड बाय अजरबैजानी आर्मी फोर्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। तो ये एक डिसीज है, दिस डिसीज इज कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट ऑफ अ प्लांट टिश्यूज विच आर ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है। ये एक डिसीज रिसेंटली न्यूज़ में है कि ये डिसीज जो है वो मेनली कॉज होता है फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। एक बैक्टीरियल पैरासाइट है जो प्लांट्स के टिश्यूज़ में मोस्टली मिलता है, ठीक है। ये जो डिसीज़ ये फर्स्ट टाइम मिला था और फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था इन कोडागू 1899 में, ठीक है। अगर इस डिसीज़ के बारे में जाना जाए तो डिसीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम रिडक्शन इन द लीफ साइज अकम्प्लाइज्ड बाय स्टीफनिंग एंड रिडक्शन ऑफ इंटरनोड लेंथ, ठीक है। जो इंटरनोड्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इंटरनोड्स क्या होता है, ठीक है। अगर ये लीफ है, ठीक है, अगर ये कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, इसका एक पोर्शन देखा जाए तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये एक स्टीम होता है, ठीक है। और ये जो स्टीम है, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, नोड क्या होता है, जहाँ पे एक स्टीम से कोई दूसरी एक लीफ निकली हो तो ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है उसको नोड बोलते हैं। और इंटरनोड क्या होता है, जो ये नोड्स है, ठीक है, ये नोड्स के बीच में का जो ये डिस्टेंस होता है हमको उसको इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको इंटरनोड बोलते हैं। अच्छे से ये फिगर देख लीजिए आप, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। ये डिसीज़ की वजह से क्या होता है, जो लीफ की साइज़ होती है वो स्टीफ हो जाती है, रिडक्ट हो जाती है, जो इंटरनोड्स का लेंथ होता है, ठीक है, जो इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है, मैंने अभी जैसे बताया अगर यहाँ से एक लीफ हो और यहाँ से एक लीफ हो, ठीक है, तो ये जो इंटरनोड का डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। इन एडवांस स्टेजेस द एंटायर शूट गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्पाइक इन्फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर एक्सट्रीम कंडीशन हुई, ठीक है, तो ये जो अराइज करता है स्पाइक इन्फ्लोरेंस। अभी स्पाइक इन्फ्लोरेंस क्या है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। तो ठीक है, स्पाइक्स इन्फ्लोरेंस, ठीक है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो एक आपको लीफ दिख रही है, एक स्टीम दिख रही है, यहाँ पे जो ऐसे लीव्स है, ठीक है, तो इस टाइप के लीव्स जहाँ पे ग्रो होते हैं उसको हम स्पाइक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एंटायर ये जो सिस्टम है स्पाइक का, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है, या पूरा जो इफ़ेक्ट हो जाता है अगर ये डिसीज़ का एक्सट्रीम लेवल या एडवांस लेवल आ गया। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है, तो ये जो सैंडलवुड ट्रीज़ है, ठीक है, इंडिया में, तो ये डिसीज़ के वजह से सीरियस थ्रेट में है, ऐसा ये न्यूज़ है, ठीक है। तो इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है मोस्टली, जो रीसर्फेस इन द कर्नाटका एंड केरला रीजन में ये देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेडियो पाठशाला। अभी रेडियो पाठशाला एक न्यूज़ में है क्योंकि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये क्लास रहेगी जहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी बिटवीन द क्लास 1st to 8, ठीक है, क्लास 1st to 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रेडियो पाठशाला है वहाँ पे क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट्स कैन गेट दिस ऑडियो प्रोग्राम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि दीक्षा ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो जो प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट रन करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द टीचिंग रिलेटेड जो भी टीचर्स रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, टीचर एजुकेशन रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में जाके जो भी 1st to 8 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको ऑडियो फॉर्मेट में उनके जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे, ऐसा एक न्यू इनिशिएटिव लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, दैट इज़ रेडियो पाठशाला। नेक्स्ट इज़ पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंट नोडल ऑफिसर टू कर्ब स्टबल बर्निंग, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि स्टबल बर्निंग, ठीक है, स्टबल बर्निंग इज़ अ ग्रेव इश्यूज़, ठीक है, जो फेस होता है इस सीज़न में, ठीक है। अभी जो टाइम हो रहा है अभी कुछ टाइम बाद स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से दिल्ली का भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने बहुत बार देखा, लास्ट टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी न्यूज़ में होने का रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उन्होंने कुछ नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है फॉर द कर्बिंग ऑफ अ स्टबल बर्निंग, ठीक है। जो स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग मतलब क्या होता है, जो भी पैडी होता है, ठीक है, जो भी रेसिड्यू होता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, उसको हम उसको जलाया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से उस रेसिड्यू का कुछ यूज़ नहीं होता है तो उसको जलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग, ठीक है। ये जो ऑफिसर्स है, ठीक है, विल वर्क ऑन कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन से वर्क करेंगे विद द स्टाफ ऑफ अ
रेवेन्यू हो, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज अ पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके साथ जो कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन के साथ वो वर्क करेंगे। आर्म्ड विद अ सुपर एसएमएस सिस्टम, ठीक है, ये जो ऑफिसर्स हैं उनको मतलब एक सुपर एसएमएस सिस्टम के साथ उनको मतलब उनको दिया जाएगा, ठीक है, जो एंड इट विल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ओनर, वो जो ओनर है, ठीक है, जो भी स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उनका जो लिस्ट एक वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इट विल गिव अ लैंड ऑन रेंट एंड दे कॉल ईच अ लैंड लोनर ऑन फोन with the warning that a red entry shall be made in their land record if they fail to ensure that no paddy straw is burning, ठीक है। तो अगर उन्होंने इंश्योर कर दिया कि कोई भी पैडी स्ट्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर उन्हें मतलब उनके यहाँ पे पैडी स्ट्रॉ हो रहा है, ठीक है, उनका बर्निंग हो रहा है तो रेड एंट्री हो जाएंगी, ठीक है। कुछ टेक्निकल जो है यहाँ पे दिया है। हाईगैंग 2C, ठीक है, हाईगैंग 2C क्या है? इट इज़ अ न्यू ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, एक न्यू ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज़ अ थर्ड ओशन डायनेमिक इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। कंट्रीज़, ये जो चाइना की एक थर्ड क्या है मतलब तीसरी बार ऐसा जो कोई इन्वायरमेंट ओशन डायनेमिक इन्वायरमेंट सैटेलाइट जो है ये तीसरा सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर एंड राउंड क्लॉक ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेव हाइट, सी सरफेस हाइट, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एंड टेम्परेचर, ठीक है। जो भी ओशियन फिनोमिना है जैसे कि वेव की हाइट हो गई या विंड की स्पीड होगी, डायरेक्शन, इन सारे को जो है वो मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसके पहले भी HY2C, ठीक है, के पहले HY2B, ठीक है, वो भी लॉन्च हुआ था और HY2D भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। सॉरी, HY2B जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है, पहले ही, और जो HY2D है वो सब्सिक्वेंट ईयर मतलब आगे के मतलब नेक्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली वो लॉन्च करेंगे। जो भी है ये तीनों जो प्रोजेक्ट है वो मेनली क्या डील करेंगे? मरीन टाइम इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए डील करेंगे, ठीक है। हेल्थ इन इंडियन सर्वे, ठीक है, रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उन्होंने एक सर्वे किया था, ठीक है। तो उनके सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने फाइंड किया है कि ज़ोरोस्ट्रियन जो कम्युनिटीज़ हैं रिमेन द मोस्ट ससेस्टिबल टू एलिमेंट्स। तो ये जो ज़ोरोस्ट्रियन कम्युनिटीज़ है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ससेस्टिबल है टू द एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स क्या है? इस सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है कि एज एनी डेविएशन फ्रॉम अ पर्सनल स्टेट ऑफ अ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है, जो भी अगर कुछ डेविएशन हो, ठीक है, जो भी पर्सन की स्टेट हो इन केस ऑफ अ फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है, तो इसमें कुछ भी डेविएशन हो तो उसको हम एलिमेंट डिफाइन किया जाता है। तो ज़ोरोस्ट्रियन जो कम्युनिटी है उसमें सबसे मतलब ससेस्टिबल टू द एलिमेंट, मोस्ट ससेस्टिबल टू द एलिमेंट, ऐसे उन्होंने देखा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ FSSAI बैन मिक्स ऑफ एडिबल ऑयल इन अ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो जो हम जैसे जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में ना अभी अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में ही डिस्कस किया था। तो इन्होंने क्या किया है? बैन किया है जो एडिबल ऑयल है, ठीक है, जो एडिबल ऑयल का मिक्सचर होता था इन द मस्टर्ड ऑयल, इसको उन्होंने प्रोहिबिट किया है। और जो है ये मेन जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये स्टेप क्यों लिया गया है? इससे क्या होगा बेनिफिट? तो इट विल हेल्प टू एलिमिनेट द अडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल स्पेशली फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन, ठीक है। जो मस्टर्ड ऑयल का डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज़ होता है उसमें जो अडल्ट्रेशन होता था, ठीक है, या मतलब मिलावट होती थी, उसको कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट करेगा, ठीक है। ऑयल चेक यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, जैसे एनुअल कंजप्शन देखा जाए तो 23.5 मिलियन टन से, इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल देखा जाए तो 15 मिलियन टन से, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखा जाए ऑयल का तो 8.5 मिलियन टन से, और डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी देखा जाए तो 30 मिलियन टन से, ठीक है। यूटिलाइजेशन का परसेंटेज देखा जाए तो 45% है, ठीक है। और ये जो डाटा है वो मार्केट सोर्स एंड SEA के थ्रू दिया है। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज़ सेक्शन। आई होप आपको ये सब समझ में आया। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड वेट फॉर द न्यू अपडेट्स। थैंक यू।